आज हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का जो पार्ट 1 का जो लेक्चर मैंने दिया था लास्ट टाइम, उसमें 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। एक था वर्ड लॉगरिथम कि उसकी मीनिंग क्या है, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट। आज हम 3 बातें डिस्कस करेंगे: डेफिनेशन, मैथमेटिशियन एंड यूजेस। तो लेट्स कम टू डेफिनेशन। लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ़ a पावर x इज इक्वल टू y। अब इसमें a जो है एक नंबर है, x y ये तीनों नंबर्स हैं। a बेस है, x जो है वो एक्सपोनेंट या पावर कहलाता है, और जब बेस के ऊपर कोई एक्सपोनेंट लगा दें या कोई पावर लगा दें तो डेफिनेटली आंसर कोई ना कोई नंबर आएगा जिसको हम कहते हैं y। अगर a पावर x इक्वल है y के, तो इसमें लॉगरिथम किसे कहते हैं? तो जनाब ये जो पावर है ना, ये जो आपके पास पावर है x, ये लॉगरिथम कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं डेफिनेशन में क्या लिख रहा हूँ, इफ़ a पावर x इज इक्वल टू y देन x इज लॉगरिथम ऑफ x इज लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, ये जो पावर होता है ना, ये जो एक्सपोनेंट होता है, इसे ही लॉगरिथम कहा जाता है। तो x लॉगरिथम है किसका? y का। और बेस कौन सा है? बेस है a। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? नाउ लेट्स सी। इसको ऐसे लिखा जाएगा कि x इज़ लॉगरिथम ऑफ y, यानी कि x इज़ लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है log, लॉग। x इज़ लॉग ऑफ y, तो यहाँ y लग गया, टू दी बेस a। ये जो बेस होता है ये g के बिल्कुल एंड में आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि अगर a पावर x इक्वल है y के, ठीक है जनाब, तो फिर जो x है वो लॉग कहलाता है y का विद द बेस a। ये आपके पास आ गया डेफिनेशन किसकी? लॉगरिथम की। ठीक, मगर इसमें कंडीशंस होती हैं, और कंडीशन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेयर, अब ये कंडीशन बड़ी अहम होती हैं। वेयर a x y, ये जो a और x और y की जो बात हो रही है ना, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। दे बिलोंग्स टू सेट आर रियल नंबर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, a is not equal to 1 and a is always positive। अब ये बड़ी अहम चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पर, देखें। ये डेफिनेशन तो हो गई इसकी, मगर डेफिनेशन के अंदर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जनाब ये जो 3 नंबर्स हैं ना, a x y, ये तीनों के तीनों रियल नंबर होना लाजमी है। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या, कि a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, a हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये जो कंडीशन में लिखी है ना, a इज़ नॉट इक्वल टू 1 और a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जनाब ये है कि a का मतलब है बेस। a कौन सी जगह पे? बेस की जगह पे। तो इसका मतलब क्या है? a इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि क्या कहेंगे? बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1, पहली बात। और दूसरी बात, a पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब है बेस कैन नॉट बी ज़ीरो। पॉजिटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव भी नहीं होगा, मतलब बेस इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर बड़ी अहम होती हैं ना। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले हम एक मिसाल ले लेते हैं। ये एक्सप्लेन करना लाजमी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर सवाल पूछते हैं कि ये जो कंडीशन लगाई हुई है इसका फ़ायदा क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों लगाई गई है, अगर न लगाते तो क्या फ़र्क पड़ता। तो इसको एक्सप्लेन करना लाजमी है, मगर उससे पहले हम एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास है 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये 2 पावर 3 इज इक्वल 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें पावर कौन सा है? 3 पावर है, 2 बेस है। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लॉग किसे कहेंगे? मैंने कह दिया कि लॉग किसे कहते हैं जनाब? पावर को। ये पावर जो है लॉग है, तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा? 3 इज़ लॉग। 3 इज़ लॉग किसका? 8 का, टू द बेस 2। तो ये डेफिनेशन की मदद से मैंने एक मिसाल लिख दी। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब फिर मैंने एक मरतबा लिख दिया। मगर यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंडीशन। कि स्टूडेंट कहते हैं डेफिनेशन तो समझ में आ गई, मगर ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही कि क्या ज़रूरत है
कि हमने ए को पॉजिटिव लिया और ए को 1 के इक्वल नहीं लिया, क्यों? इसको एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो जनाब हम अब यहाँ लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंडीशन, या यूँ कह देंगे रीज़न फॉर दिस कंडीशन। चलिए मैं हेडिंग लगा देता हूँ एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं अपन किसको? कंडीशन को। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडीशन, इस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये क्यों होता है, क्यों हम जो है ना 1 के इक्वल नहीं लेते बेस को, क्यों जो है 0 के इक्वल नहीं होता, क्यों नेगेटिव नहीं होता। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशन नंबर 1 से। कंडीशन नंबर 1 कौन सी थी? कि जनाब पहली कंडीशन मैंने क्या लिखी हुई है कि बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1, बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1, बट द क्वेश्चन इज़ वाई। बेस 1 रखने से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जनाब हम चेक करके देखते हैं। सपोज़ हम एक बेस लेके देखते हैं, बेस हम 1 लेके देखते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि जनाब 1 के ऊपर अगर पावर 1 लगाया जाए तो जवाब क्या आता है? हम सब जानते हैं 1 आएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद अगर 1 के ऊपर पावर 2 लगाया जाए, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का जवाब क्या आता है? 1 इंटू 1, ये भी 1 आएगा। ओके। अच्छा जनाब, अगर 1 के ऊपर क्यूब लगा दें तो क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, अगेन ये भी 1 होगा। ये तो हम जानते हैं ना। चलिए अब इस तीनों में बेस कौन सा है? बेस इज़ 1, बेस इज़ 1, बेस इज़ 1, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो इससे होगा क्या, अगर इसको हम लॉगरिथम की फॉर्म में लेके आना चाहें तो लॉगरिथम की फॉर्म में क्या होगा कि जनाब 1 जो है वो लॉग होता है ना, ये जो एक्सपोनेंट है ये लॉग होता है। तो 1 इज़ लॉग ऑफ दिस 1 टू द बेस 1, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, इसको भी लॉग की फॉर्म में ले आए। यहाँ लॉग की फॉर्म में क्या बनेगा जनाब? 2 इज़ लॉग ऑफ 1 टू द बेस 1। फिर अगेन यहाँ पर भी आप इसको ले आए लॉग की फॉर्म में, तो 3 लॉग है। 3 इज़ लॉग ऑफ 1 टू द बेस 1। आ गया जनाब, ये मैंने लिख दिए सारे। अब इससे क्या हो रहा है देखिए, लॉग 1 टू द बेस 1 1 के इक्वल है, लॉग 1 टू द बेस 1 2 के इक्वल है, लॉग 1 टू द बेस 1 3 के इक्वल है। क्या मतलब इसका? ये 1 2 3 ये सारे के सारे सेम आ गए, ठीक है, सब एक ही चीज़ के इक्वल है। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। अब 1 इज इक्वल 2 इज इक्वल 3, ये तो बड़ी कंट्राडिक्शन है, ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। तो ये तो आपकी मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन आ गई, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी गलती आ गई, ठीक है। हम तो इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, तो कंट्राडिक्शन आ जाती है, ठीक है। कब? जब आप बेस को 1 लेते हैं। जब बेस 1 लेंगे तो मैथमेटिकली वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल 2 इज इक्वल 3 आ रहा है। इस वजह से इस कंट्राडिक्शन से बचने के लिए बेस जो है 1 के इक्वल नहीं लिया जाता। तो स्टूडेंट कहते हैं चलो ठीक है, ये समझ में आ गई कि यहाँ तो ये इशू है, मगर ये 0 क्यों नहीं लिया जाता? वाई नॉट 0? ये बेस इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट क्वेश्चन इज़ वाई, क्यों 0 लेने से क्या होगा? तो फिर इसको एक्सप्लेन करना मस्ट है। हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जनाब। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि फ़र्स्ट कर लें कि बेस हमने ले लिया, लेट बेस इज़ 0, ठीक है। चलें बेस 0 लेते हैं, यानी ए की जगह 0 ले लेते हैं। और x क्या है? x तो पावर है, ये पावर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलें पावर भी अपन 0 ले लेते हैं, पावर भी 0 ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा? बेस 0 पावर 0 इज इक्वल टू वाई। चलें y की वैल्यू निकालें। याद रखें y रियल नंबर आना चाहिए। क्या यहाँ y रियल नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 0 पावर 0 तो अनडिफाइंड है मैथमेटिकली, इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, ये तो कोई नंबर ही नहीं आता। 0 पावर 0 इज़ अनडिफाइंड, यानी कि y की वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर आपने बेस 0 ले लिया तो y रियल नंबर नहीं आ सकता, तो इसलिए 0 नहीं लिया जाता। दोनों बातें समझ आ गई। अब द क्वेश्चन, अब तीसरी बात फिर अगेन जहन में आती है कि चलें ये 2 भी हमने मान ली, ठीक है, और ये सही भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी आ गई। तो व्हाट अबाउट दिस, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है? तो तीसरा पॉइंट कि जनाब बेस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, बेस इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। अगेन यहाँ पर भी वही बात कि क्वेश्चन इज़ कि क्यों नहीं होता, इससे कौन सा मसला पैदा होता है? तो जनाब इसको भी अपने बेस जो है ना नेगेटिव लेके देखते हैं। लेट फर्स्ट कर लें कि अपने बेस ले लिया क्या, नेगेटिव वैल्यू कोई भी ले लें, -1 ले लिया।
बेस -1 ले लिया, ठीक है। और पावर कोई भी ले सकते हैं, पावर तो रियल नंबर है, पावर इज़ एनी रियल नंबर, कोई भी आप ले सकते हैं। तो जनाब पावर में ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पर 1/2 ले लेता हूँ। तो देखिए -1 के ऊपर जब पावर 1/2 आएगा तो फिर y की वैल्यू क्या आती है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू -1, ठीक। और 1/2 का मतलब है रेडिकल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू रेडिकल -1 मीन्स आयोटा। तो y तो इमेजिनरी नंबर आ गया, रियल तो आया नहीं। कंडीशन क्या है कि y मस्ट बी रियल नंबर, यहाँ y रियल नंबर आते ही नहीं है। अगर बेस नेगेटिव ले लें तो चांस है कि वो इमेजिनरी नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। समटाइम नहीं आएगा, समटाइम आएगा, तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी हम बेस नेगेटिव नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज कि अगर बेस नेगेटिव ले लिया तो फिर चांस है कि फिर y जो है रियल नंबर नहीं आ सकता। तो हम क्या लिखेंगे, टू मेक y रियल नंबर टू मेक y ए रियल नंबर, एक रियल नंबर बनाने के लिए वी टेक, हम क्या लेते हैं जनाब, बेस पॉजिटिव। तो ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हो गई, ये एक्सप्लेनेशन हो गई। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कंडीशन हमने क्यों लगाई और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने दे दी, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है जनाब पॉइंट नंबर 4, वो है अबाउट द मैथमेटिशियन। के लॉगरिथम की जब बात होती है तो जनाब मैथमेटिशियन कौन है जिनका कंट्रीब्यूशन है इसमें, मैथमेटिशियन जिन्होंने इस पर काम किया ना। अच्छा, अब सबसे पहला जो नाम आता है ना इसमें, सबसे पहला नाम जो हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है, और वो नाम है जनाब किसका, वो है अपना अल-ख्वारिज़मी का। मुस्लिम मैथमेटिशियन है, मुस्लिम मैथमेटिशियन, ठीक है। कौन सा? अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी ने इसमें जो है सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं, हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है, ठीक है, अल-ख्वारिज़मी। अच्छा, अब अल-ख्वारिज़मी जो है इसे हम कहते हैं ही इज़ द पायनियर ऑफ लॉगरिथम। पायनियर का मतलब है जिसने आगाज़ किया, जिसने स्टार्ट किया, जिसने इस काम की शुरुआत की। तो काम कौन सा है जनाब? लॉगरिथम की एक बात तो समझ लें कि लॉगरिथम जो है कई सौ सालों तक जो है एज ए कैलकुलेटर इस्तेमाल होता था। कैलकुलेटर मतलब यूँ कि समझ लें कि लॉगरिथम जो है कैलकुलेशन को आसान, ठीक है, और अपना जल्दी करने के लिए इस्तेमाल होता था। यानी कि यूँ कहो कि लॉगरिथम जो था वो क्या था कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए और फास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो कैलकुलेशन को इजी करने का सबसे पहला काम तो जो है अल-ख्वारिज़मी ने किया, ठीक है। उसने अपनी किताबों में कई बातें बताई, कई टेक्निक्स बताई जिससे कैलकुलेशन इजी होती थी। और सबसे अहम बात जो उन्होंने बताई जनाब, वो ये इन्होंने बताई कि अरबिक न्यूमरल्स, अरबिक न्यूमरल्स इन्होंने बताए, यानी कि अरबिक डिजिट्स। ये कौन सी हैं जनाब? 0 to 9, 0 to 9, ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू 9। ये जो डिजिट्स हैं, ये जो न्यूमरल्स हैं, अरबिक न्यूमरल्स, इसका क्रेडिट जाता है अल-ख्वारिज़मी को। इन्होंने पूरी दुनिया को, स्पेशली यूरोप को, ये डिजिट्स, ये न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस करवाए। और इन न्यूमरल्स से, इन डिजिट से मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो गई है, ठीक है। यानी कि जब आप नंबर्स को डिजिट्स की मदद से लिखेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन तो आसान हो गई ना। मगर उसके अलावा इसने अपनी किताबों में अच्छा खासा कंटेंट दिया जिसमें कैलकुलेशन इजी होती थी। तो लिहाजा स्टार्टिंग जो काम किया था वो अल-ख्वारिज़मी ने किया, इसलिए हम इसको पायनियर कहते हैं। अगरचे लॉगरिथम की जो वर्ड है, लॉगरिथम का जो टर्म है वो इन्होंने नहीं दिया, मगर काम की शुरुआत इन्होंने की थी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा मैथमेटिशियन है जिसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो है स्कॉटिश मैथमेटिशियन। ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन था हमारे पास, और उसका मैं नाम लिख देता हूँ, जॉन नेपियर, ठीक है। जॉन नेपियर वॉज ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन। अब जनाब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना, इनकी कंट्रीब्यूशन भी बड़ी अहम है। वो ये कि इन्होंने जो है सबसे पहली बात कि लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाट इज़ लॉगरिथम, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम।
लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। और उससे भी बड़ी बात कि लॉगरिथम जो वर्ड दिया वो भी इन्होंने दिया, वो भी फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ किया। वर्ड लॉगरिथम वाज यूज फर्स्ट टाइम बाय जॉन नेपियर। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेस ई का इस्तेमाल किया। इन्होंने टेबल्स बनाई, टेबल्स ऑफ लॉग, ठीक है, टेबल्स ऑफ लॉग विथ बेस ई। बेस ई की मदद से इन्होंने टेबल्स बनाई। अब ये ई मैं लिखता हूँ, ई एक नंबर है ना, ये तो हम सब जानते हैं, ये मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ ई। ई इज़ ए इरेशनल नंबर, ठीक है, ये पढ़ा हुआ भी है, फिर मैं सिर्फ इसको याद दहानी के लिए लिख देता हूँ। व्हाट इज़ ई इरेशनल नंबर, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए। ई इज़ 2.71828 एंड सो ऑन। और इसे ई को क्या कहते हैं ये भी सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स यू मस्ट नो द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट। इसे आइलर कांस्टेंट भी कहते हैं, आइलर नंबर भी कहते हैं, कांस्टेंट नहीं आइलर नंबर कहते हैं इसको। आइलर नंबर ये आपके पास है, इसकी वैल्यू ये होती है। तो जॉन नेपियर ने लॉगरिथम की टेबल्स बनाई विद द बेस ई, ठीक है, ये 3 कंट्रीब्यूशन थी इसकी। तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो था वो किसका था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर। और हम जॉन नेपियर को फाउंडर ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये इन्होंने काम कब किया था, इन्होंने काम किया था 17वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 17वीं सेंचुरी के अंदर इन्होंने ये लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन दिया था, लॉगरिथम को स्टार्ट किया था। उसके बाद जो तीसरा जो है कंट्रीब्यूशन जनाब वो है इंग्लिश मैथमेटिशियन। मैं लिख देता हूँ इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिक्स, ये मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राइट। हेनरी ब्रिक्स, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि जनाब इन्होंने जो है लॉगरिथम की टेबल बनाई विद द बेस 10, टेबल्स ऑफ लॉग विथ बेस 10, ये इनका कंट्रीब्यूशन है जनाब, ठीक है। उन्होंने बेस ई का इस्तेमाल किया, इन्होंने बेस 10 का इस्तेमाल किया, और तीनों का कंट्रीब्यूशन अपनी अपनी जगह पे मौजूद है, मगर मेजर कंट्रीब्यूशन अगेन स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर, ठीक। अब ये जो हमने डिस्कशन किया है इसमें आप देखें कि ज़्यादा जो काम किया एक बेस ई पे काम किया गया है और एक बेस 10 पे। अगरचे लॉगरिथम में बेस कोई भी हो सकता है, मगर जो ज़्यादा जो अहम है वो बेस ई और बेस 10 वाली लॉग ज़्यादा अहम है। तो अपन यहाँ लॉगरिथम की जो मेन जो 2 टाइप्स हैं उसको थोड़ा लिख देते हैं कि उसको समझ लेते हैं कि जनाब लॉगरिथम की वैसे तो टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, जितने बेस उतनी टाइप्स, मगर मेजर जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक वो लॉगरिथम जनाब जिसका बेस क्या है, जिसका बेस है आपके पास 10, और एक वो लॉगरिथम जिसका बेस कौन सा है, वो है बेस ई। तो जनाब अगर बेस ई है तो उसे क्या कहते हैं, और अगर बेस 10 है तो फिर उसे क्या कहते हैं। तो याद रखें जब बेस 10 होता है तो उसका नाम है अपना, बेस 10 किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, हेनरी ब्रिक्स ने, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, जनाब क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं इसको, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। मैं शॉर्ट में कॉमन लॉग लगा देता हूँ, ठीक है, चले लिख दें कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। और इसका दूसरा नाम कौन सा है जनाब, दूसरा नाम मैथमेटिशियन के हवाले से, और दूसरा नाम इसका है अपना, किसने बेस 10 इंट्रोड्यूस करवाया था, ब्रिक्स ने, तो हम इसको ब्रिक्स लॉग भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिक्स लॉगरिथम भी कहा जाता है। तो 2 नाम हो गए, कॉन्सेप्ट एक ही है ना। अब उसके बाद दूसरा ये कहलाता है नेचुरल लॉग, इसका नाम क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। अच्छा, ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है क्योंकि इसका बेस ई है, राइट। और इसका दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम बड़ा आसान है, बताएं किसने इस पर काम किया था, बेस ई पे किसने काम किया, नेपियर ने। तो जनाब इसकी जो है, इसका दूसरा नाम है वो है नेपेरियन लॉगरिथम, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है ना, ये एमसीक्यूज़ में इवन इंट्री टेस्ट में भी आ जाता है, 9th की क्लास के एमसीक्यूज़ में भी आता है, इवन ई केट के जो आपके इंट्री टेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वहाँ भी आ जाता है कि जनाब जिसका बेस ई होगा तो उसका नाम क्या है। अच्छा, अब दूसरी बात कि इसको लिखा कैसे जाता है, अगर लॉगरिथम विद द बेस 10 लिखा जाए, ठीक है,
तो जनाब उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, लॉगरिथम विद द बेस 10। तो जनाब इसको ऐसे लिखा जाता है, फ़र्ज़ कर लें लॉग है किसी का x का सपोज़, और बेस कौन सा है 10, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, लॉग ऑफ सपोज़ x विद द बेस e, ठीक है। अब अगर बेस 10 है ना, तो उसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो कौन सा, कि आप ऐसे लिख दें लॉग x, 10 को ओमिट कर दें, छोड़ दें, इग्नोर कर दें। अगर बेस नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि वो बेस 10 है, तो ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, एक ही बात है। और ये जो लॉग विद द बेस e है ना, इसको दूसरा तरीका लिखने का ये है ln ऑफ x, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। तो ये दो तरीके हैं इसको भी लिखने के, दो तरीके हैं इसको भी लिखने के। तो ये दो मेजर टाइप्स हो गई किसकी, लॉगरिथम की, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 पॉइंट, तीसरा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड द यूजेस ऑफ लॉगरिथम। तो जनाब लॉगरिथम का यूज़ कौन सा है, तो अब उसके लिए समझने के लिए आप देख लें कि लॉगरिथम कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 17वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो जब लॉगरिथम स्टार्ट हुई थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम, जब लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग, ठीक है, उस ज़माने से लेके, ठीक है, जब से इंट्रोड्यूस करवाया गया और कब तक, जब कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई, इन्वेंशन जब कंप्यूटर ईजाद हुआ, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, या कैलकुलेटिंग मशीन्स। तो ये जो टाइम पीरियड है ना जनाब, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर और लॉगरिथम की इंट्रोडक्शन के दरमियान, ये तकरीबन 300 साल बनता है, ठीक है, फॉर 300 ईयर्स, फॉर 300 ईयर्स का ये टाइम पीरियड है। अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, इंट्रोडक्शन लॉग से लेके इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर तक तकरीबन 300 साल का अरसा है, 300 साल का टाइम पीरियड है। इस 300 सालों के अंदर जो मेजर जो इसका मकसद था लॉगरिथम का, जो मेजर जो यूज़ था वो ये था, टू मेक कैलकुलेशन ईजी, फास्ट एंड सिंपल, ठीक है। क्या था, टू मेक, मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे, टू मेक कैलकुलेशंस क्या इजी, ठीक है, और सिंपल एंड फास्ट। ये आपके पास, ये इसका मेजर जो है इसका मकसद था, ये इसका मेजर यूज़ था। यूँ समझ लो कि कैलकुलेटर के तौर पे लॉगरिथम इस्तेमाल होती थी जब कैलकुलेटर नहीं था दुनिया में। अब तो कैलकुलेटर आ गया, अब तो कंप्यूटर आ गया, अब इसमें ये जो मकसद था ना कैलकुलेशन मेक इजी, अब तो कैलकुलेटर से आसान हो जाती है, कंप्यूटर से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो अब लॉगरिथम का ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये वाला जो इस्तेमाल है, वो 300 सालों के बाद कम हो गया कंप्यूटर आने के बाद। मगर अब दूसरा इस्तेमाल कौन सा है इसका, तो एट प्रेजेंट ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये तो हो गया माजी में, तो बहुत ज़्यादा ये मकसद था इसका कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब कहाँ इस्तेमाल होता है जनाब, एट प्रेजेंट, मौजूदा वक्त में या रिसेंट पास्ट के अंदर इसका क्या इस्तेमाल था या क्या इस्तेमाल है, ठीक है। तो जनाब इसका इस्तेमाल जो है ना आजकल एज ए फंक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है। लॉगरिथम इज़ यूज्ड एज ए फंक्शन, इट इज़, लिख दूँ मैं यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड एज फंक्शन, फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। मगर कहाँ इस्तेमाल होता है फंक्शन, इन कौन सी साइंस के अंदर इस्तेमाल होता है जनाब, ये फिज़िकल साइंसेस के अंदर तो इस्तेमाल होता ही होता है, मगर बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस और उसके अलावा इंजीनियरिंग साइंस के अंदर भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग साइंसेस, ठीक है। तो ये आजकल भी इस्तेमाल होता है, और आजकल भी ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना, ये साइंसेस में तो इस्तेमाल होता है, मगर उन क्वांटिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिनमें चेंजेस बहुत बड़े लेवल पे आती हैं। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर, स्पेशली फॉर दोज क्वांटिटीज़, जनाब मैंने लिख दिया यहाँ पर, दोज क्वांटिटीज़ विच वेरी, जिनमें चेंज आती है, VARY, वेरी, एट लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे जहाँ चेंज आती है ना, तो ये मैंने लिख दिया लार्ज स्केल, ठीक है।
तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि लार्ज स्केल पे होती हैं? बहुत सारी हैं। आम लाइफ में, डेली लाइफ में आप देखेंगे ना, जैसे एक मिसाल दे दूँ मैं एक आपको, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियाज़ की जो ग्रोथ होती है ना, वो बड़ी तेज़ी के साथ होती है, ठीक है, उसमें चेंजिंग बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, एक और मिसाल ले लें, ह्यूमन पॉपुलेशन। ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर, ये भी बड़ी तेज़ी के साथ इसमें वो आती है ग्रोथ, और बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पर लॉन्गर टर्म का इस्तेमाल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉग।